हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूं वो है क्लास 12 की पार्टनरशिप अकाउंट्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता है। और टॉपिक का नाम है प्रेपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चा बच्चा जानता है कि अगर आपकी पार्टनरशिप वाली जो बुक है उसके अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर डिसोल्यूशन में नहीं आता। तो बेसिकली 4 चैप्टर्स के अंदर आपका ये टॉपिक रिपीट होता है और इसके बिना क्वेश्चन पेपर आपका नहीं बन सकता है। आई नो आप में से बहुत बच्चों को ये टॉपिक बहुत इजी लगता होगा, बट दोस्त, इस टॉपिक में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों का दिमाग घूम जाता है। तो इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। मैं आपको बेसिक से लेके मोस्ट एडवांस जो रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो सारे आपको कराने वाला हूं। तो ये वीडियो बेसिकली अगर आपने देख ली तो इसके अलावा आपको रिवैल्यूएशन के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप धूमधाम से अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है एंड इसे कब बनाना होता है। तो देखो, जब भी पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंज होता है, चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है, वो हमारे चैप्टर्स के नाम है। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया। जब भी देयर इज अ चेंज इन द पार्टनरशिप डीड, या उसी को हम लोग कह सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उस केस में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल होता है कि उस चेंज से पहले जो एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं, उनकी वैल्यू में क्या क्या चेंज हुए हैं, उन चेंजेस को हमको रिकॉर्ड करना होता है। यानी कि अगर आपकी एसेट या फिर लाइबिलिटी की वैल्यू कम या ज्यादा हुई है, तो उस केस में आपको उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है ना। अब जरा देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल किसी और अकाउंट की तरह ही होता है। इसकी दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। जस्ट लाइक हम किसी और अकाउंट में जितने प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स को हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जितने लॉसेस होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इस अकाउंट के अंदर भी हम लोग वही करने वाले हैं। एक नंबर का एमसीक्यू मैं आपको और पक्का करवा देता हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस नेचर का अकाउंट होता है, रियल, पर्सनल या फिर नॉमिनल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि इसके एंड में आपका प्रॉफिट या फिर लॉस निकल कर आता है, ठीक है ना। अब आइए समझते हैं कि किस साइड में क्या चीजें आएंगी, वो हम लोग फटाफट देखते हैं। तो अगर आपकी, ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया सिर्फ असेट एंड लाइबिलिटीज का कम या ज्यादा होना आप लोग यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। तो एक बात बताओ, अगर आपकी असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो ये आपके लिए कौन सी बात है? प्रॉफिट की बात है ना। तो अगर प्रॉफिट की बात है तो हम लोग उसे किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। तो बाय साइड में हम लोग लिखेंगे अगर कोई भी इंक्रीज इन एसेट हुआ है, कोई भी इंक्रीज इन एसेट है, ये मैंने इंक्रीज का साइन बनाया हुआ है, तो आपका क्रेडिट साइड में आएगा। सिमिलरली अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है, उसकी वैल्यू कम होती है, यानी कि हमें अब किसी को कम पैसे देने हैं, तो ये भी हमारे लिए किस चीज की बात है? एक प्रॉफिट की बात है। तो बाय साइड में हम लोग लिखेंगे अगर हमारी किसी भी लाइबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, ठीक है जी। इसी का बिल्कुल ऑपोजिट कर दोगे तो आपके डेबिट साइड में आ जाएगा। यानी कि अगर आपके एसेट की वैल्यू, टू साइड में आप लिखोगे, जब भी आपकी किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो आप डेबिट साइड में लिखोगे, एंड अगर आपकी किसी भी लाइबिलिटी की वैल्यू बेटा इंक्रीज होती है, उसे भी आप क्या करेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। अब हमने असेट और लाइबिलिटीज की तो बात कर ली, अब हम उन असेट्स और लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं जो बैलेंस शीट पर रिकॉर्ड हो रखी हैं। हो सकता है कुछ ऐसी एसेट या लाइबिलिटीज हो जो हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं करी, यानी कि वो अनरिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटी हो सकती है। तो अगर आप रास्ते से जा रहे थे और आपको एक डेटर मिल गया, उसने कहा कि अरे मैंने आपसे पैसे लिए थे, आपको याद है? आपने कहा मुझे तो याद नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे याद है, मुझे आपको पैसे देने हैं। तो आपने कहा कि ओहो, आप तो मेरे अनरिकॉर्डेड एसेट हुए, यानी कि आप प्रॉफिट हुए। तो अगर आपको अनरिकॉर्डेड भी एसेट मिल गया तो आप उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लोगे, जस्ट लाइक एनी अदर एसेट। अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है उसे भी आपने क्रेडिट साइड में लिख लिया। बट एवरीडे इज नॉट संडेज, है ना। तो कभी कभी आपके दिन बेकार भी होते हैं और आपको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल जाती है, तो आप क्या कर दोगे? उसे आप लिख दोगे डेबिट साइड में। क्या बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूं समझ आ रही है। उसके बाद आपको क्या करना है? कुछ नहीं, एक और मिसलिनियस चीज है, वैसे तो कभी आती नहीं है बट आ गई तो आप लिख सकते हो। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के टाइम पे अगर कोई आपका खर्चा हुआ है, आपका मतलब फर्म का खर्चा, क्योंकि आपकी बुक का नाम ही है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म,
तो हर चीज हमें पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। अगर फर्म का कोई खर्चा हुआ है इस प्रोसेस में, तो वो प्रोसेस जब वो पे करेगी तो हम उसके लिए क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारी जेब से पैसे गए हैं तो वो खर्चा भी हम लोग एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है ना? ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं होगा। अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो आपका आ जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, और आप उसे किस में बांट दोगे? जो भी आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो भी आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें बांट दोगे ओल्ड रेशियो में। और अगर आपको आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, यानी कि प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम है, तो आपका अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा। और ये हमारा बढ़ जाएगा वही ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। और इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन का वो खत्म हो जाएगा। ये बहुत आसान है, इसको आप हाथ से गवाओ मत किसी छोटी सी बात से। और इसको अगर आपने गलत करा तो इसका डोमिनो इफेक्ट आएगा। अगर आपने ये गलत करा तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सही नहीं बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सही नहीं बनेगा तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। तो बेटा जो मौके वाले नंबर है ना, वो उसे आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है ना? आइए जल्दी से एक बार ये वाला लिख लो। इसके बाद अब मैं सीधे क्वेश्चंस पे चलता हूं और मैं क्वेश्चंस में ही लैंग्वेज समझाऊंगा। कोई अभी जुगाड़बाजी नहीं करने वाला हूं कि टू, एट, बाय में क्या करना है। जैसे क्वेश्चन करेंगे उसी हिसाब से हम एक एक चीज को समझते रहेंगे। ठीक है ना? अब देखो हम लोगों ने, मैंने इसमें यहां पे क्या करा हुआ है, मैंने बहुत मिक्स क्वेश्चंस लिए हुए हैं। पीएसआर से भी है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर चैप्टर से है। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा मैं वो पॉइंट्स आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्म में करवा दूंगा। ठीक है ना? ये है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 35। इसके अंदर देखिए जरा क्या बात लिखी हुई है। सबसे पहले आपको एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, आपको उसे कंसिडर करना पड़ेगा, बट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेंगे। एक बात हमेशा याद रखनी है, चाहो तो अपनी नोटबुक में एक नोट बना लो कि गुडविल या उससे रिलेटेड कोई भी चीज कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगी। गुडविल या फिर उससे रिलेटेड चीज कोई भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में कभी नहीं आएगी। उसको देखते इग्नोर कर देना कि ये रिवैल्यूएशन के लिए नहीं है, ये तो कैपिटल अकाउंट के लिए है। ठीक है ना? अब आइए, अब हम लोग इसमें बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो जी, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पॉइंट गुडविल से रिलेटेड है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है? लैंड। लैंड क्या है? एक एसेट है। कैसे पता चला? यहां लिखा हुआ है लैंड बी रीवैल्यूड एट 1,60,000, एट 1,60,000। अब एक रूल लिखवा देता हूं आपको, जब भी बेटा क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि ये रिवैल्यू हुआ है एट या फिर एट और टू, एट या टू में से आपकी कोई भी एक चीज अगर लिखी हुई है तो समझ जाओ आपको डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है। कहने का मतलब क्या है कि लैंड बी रीवैल्यूड एट 1,60,000। आपकी ऑलरेडी लैंड कितने पे रिकॉर्ड हो रखी है? 1 लाख पे। 1 लाख पे आपने रिकॉर्ड कर रखी है। अब वो बढ़कर कितनी हो गई है? 1,60,000 हो गई है। तो कितने से बढ़ी है? 60,000 से बढ़ी है। यानी कि आपका लैंड बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या कर दोगे? उसे क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय लैंड। कितने से लिखेंगे सर? जितने से इंक्रीज हुआ है या इंक्रीज होकर जितना हुआ है। तो ऑलवेज जितने से इंक्रीज हुआ है। बच्चे कभी कभी ये बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि सर हम तो भूल गए, कंफ्यूज हो गए कि लैंड की इंक्रीज होने के बाद की वैल्यू लिखनी है या कितने से इंक्रीज हुआ है वो लिखना है। तो आई थिंक ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर उसके बाद बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। 6% दे रखा है, उतने से डेप्रिशिएट हुई है। जब भी बाय लिखा होता है, याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा हो इतने से बाय से रिड्यूस या इंक्रीज हुआ है, तो समझ जाओ डायरेक्ट आपको वही अमाउंट लिखना है। डायरेक्ट वही अमाउंट लिखना है, डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। और बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है। बिल्डिंग एक एसेट है, डेप्रिशिएट होना यानी कि कम होना। बिल्डिंग एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो ये क्या है? एक लॉस है। तो आप क्या करोगे? टू साइड में लिख दोगे बेटा बिल्डिंग। कितने से? 6% है। बिल्डिंग कितने की दे रखी है? 1 लाख की। 1 लाख का 6% कितना होता है? 6,000 होता है। लो हमने लिख दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? लाइबिलिटी। कैसे पता? ये पता, क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटन ऑफ। 12,000 के क्रेडिटर्स हैं, वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी कि वो लोग कह रहे हैं कि अब हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए। यानी कि हम लोगों को जिसे पैसे देने थे उसने पैसे लेने से मना कर दिया। अब नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड है, इसलिए इसे राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करना मतलब खत्म करना। अब उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी,
कम हो रही है, खत्म हो रही है, ये तो एक प्रॉफिट की बात है। और प्रॉफिट की बात है तो हम लोग कहां पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो बाय साइड में क्रेडिटर लिख देंगे जितने से कम हो रहा है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन का कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, तो जल्दी से प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। 60 और 12 कितने हुए बेटा, 72,000। 72,000 टोटल इस साइड का है, यहां तो सिर्फ 6,000 है। 72 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66,000। तो 66,000 से ये साइड छोटी है, तो ये वैल्यूएशन प्रॉफिट है। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको किसको मिलेगा, अशोक, भीम और चेतन। अशोक, भीम और चेतन में बांट देंगे 66,000 का प्रॉफिट। 66,000 का हम लोग प्रॉफिट बांट देंगे। किस रेशियो में बांट देंगे बेटा, अरे अरे अरे, ये हम लोग बांट देंगे ओल्ड रेशियो, यानी कि 3:2:1 के अंदर। तो 66,000 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे 11, तो 33, 22 और 11। मैं इस बार ये पूरा करके दिखा रहा हूं, हर बार पूरा करके नहीं दिखाऊंगा। बाकी आपको ये तो समझ आ ही गया है, मैं सिर्फ पॉइंट्स को कराने में फोकस करूंगा, इन सब चिंदी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। काफी भारी भरकम क्वेश्चन है और ये सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आइए बनाते हैं एक जोरदार सा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए, सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख। टू और एट जब भी आता है तो डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस देखेंगे कि बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दे रखी है, 4 लाख दे रखी है। 4 लाख से कितनी हो गई है, 5 लाख। सर 5 लाख लिख दो, अबे पागल है क्या, 5 लाख नहीं लिखना, जितने से इंक्रीज हुआ है वो लिखना है। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख से इंक्रीज हुई है। देन स्टॉक बी डिक्रीज बाय 20,000, और जब भी बाय होता है तो डिफरेंस नहीं लिखना, डायरेक्ट वही अमाउंट लिखना है। स्टॉक डिक्रीज हुआ है बाय 20,000 से कम हो गया है, से कम हो गया ना, बात खत्म। मुझे क्या करना है, टू स्टॉक 20,000 ओके। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। वेरी गुड पॉइंट, ये है वेरी गुड पॉइंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको एक बेसिक रूल बता देता हूं। कोई सा भी प्रोविजन हो, कोई सा भी प्रोविजन हो, समझ जाना बेटा ये एक लाइबिलिटी है। आपको इसे क्या करना है, एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। जो भी लाइबिलिटी पे केसेस लगते हैं वही इस पे लगेगा। कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक, रिटर्न ऑफ एक ही बात है, मतलब खत्म करना है। क्यों खत्म करना है, हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट किस लिए बनाते हैं, जब हमें डाउट होता है कि यार कहीं कोई हमारा डेटर हमें धोखा ना दे दे, उस लॉस से, उस पीड़ा से अपने आप को बचाने के लिए, संभालने के लिए, कि एकदम से कोई धप्पा ना करे, हम उसके लिए तैयार रहें, हम लोग एक प्रोविजन बनाते हैं। अब हमारा प्रोविजन कितना बना हुआ है, ये देखो यहां पर दे रखा है प्रोविजन 25,000 का। 25,000 का प्रोविजन बना हुआ है, हमें उसे राइट बैक करना है, क्योंकि सिंस ऑल डेटर्स आर गुड, हमारे सारे डेटर अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, वो हमें पैसे दे देंगे, तो प्रोविजन बनाने की जरूरत तो है ही नहीं। तो 25,000 का प्रोविजन खत्म करना है, लाइबिलिटी खत्म करनी है, प्रॉफिट की बात है। तो हम लोग क्या कर देंगे, बाय साइड में लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 25,000। लो जी, इवन अगर आपको मान लेते हैं, मैं ये लाइन काट दे रहा हूं, सिर्फ ये लिखा हो कि ऑल डेटर्स आर गुड, आपको आगे क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ दे रखा है कि ऑल डेटर्स आर गुड, यानी कि सारे डेटर अच्छे हैं, सब पैसे देंगे, तो बेटा प्रोविजन बिना कहे आपको खत्म करना है। अगर आपको प्रोविजन बैलेंस शीट में नजर आए, उसको खत्म कर देना, उसे प्रॉफिट की तरह रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि इसका एक इनडायरेक्ट मतलब यह है कि आपके प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है भाई, आपके सारे डेटर बढ़िया है, ठीक है ना। ठीक है जी। फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ सैलरीज पेबल 15,000 वाज नॉट पेबल। अब सैलरीज पेबल, सैलरी पेबल यानी कि लाइबिलिटी हमें देनी है, हमने दी नहीं। सैलरीज पेबल ये दे रखी है 25,000 रुपए की। इस 25,000 की सैलरी पेबल में 15,000 वाज नॉट पेबल, अब हमें उन्हें नहीं पे करना है, यानी कि लाइबिलिटी हमारी कम हो गई है, और लाइबिलिटी कम हो गई है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे सैलरीज पेबल, 15,000 से कम कर दी। फिर फोर्थ क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न बैंक बीइंग नॉट पेबल। रिटर्न बैक, रिटर्न ऑफ, खत्म होना, किसी चीज का खत्म होना।
लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि एसेट खत्म हो रही है या लाइबिलिटी खत्म हो रही है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 के हैं, लो जी खत्म कर देते हैं, प्रॉफिट हो रहा है हमको तो। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम बी मेड फॉर 30,000। अब ये बड़ा क्रेजी केस है, अब इसके लिए आपको थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी। प्रोविजन, देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और उसके केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। आप हमेशा जब भी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन देखो तो ऊपर रिजर्व की तरफ देखना। यहां पे आपको रिजर्व कितना दे रखा है, 70,000 का, नीचे क्लेम कितना दे रखा है, 30,000 का। अगर आपका जो प्रोविजन है वो रिजर्व के बराबर या फिर उससे कम है तो आपको बेटा उसे यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपका प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन या क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से कम है या उसके बराबर है, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन में सिर्फ तभी आएगा जब वो जो रिजर्व से ज्यादा हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। जब वो एक्सीड करके दिखाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें उससे कैसे डील करना है, ठीक है ना। तो यहां पर सिर्फ क्लेम कितना है, 30,000। हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व 70,000 का है तो रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000। सर गुडविल एसेट है, इसे लिख दो, पाप पड़ेगा, पाप पड़ेगा, नहीं लिखना गुडविल। गुडविल और उससे रिलेटेड कोई भी चीज हम लोग नोट डाउन नहीं करेंगे बेटा, ठीक है ना। ओके, फिर बी, बी एक हमारा पार्टनर है। बी कौन है, पार्टनर है। वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मतलब होता है ये जो फर्म को हमने रिकॉन्स्टिट्यूट करा है, एक नई पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, नई फर्म बना रहे हैं, इसका काम हमने बी को दे दिया, ठीक है ना। और इसके लिए हमने उसे रेम्यूनरेशन दिया। रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी दी, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपए की। हमने बी से कहा कि भाई हम तेरे को ना सैलरी देंगे कितने की, 10,000 रुपए की, और तू ये सारा का सारा रिवैल्यूएशन वगैरह का काम तू संभाल ले, ठीक है ना। और जितने खर्चे होंगे वो तेरा खर्चा होगा, हम इसमें से कुछ भी नहीं पे करेंगे। आगे जाके जो एक्सपेंसेस बी ने पे करे वो 4,000 रुपए हुए। फर्म ने कहा मुझे इस बात से क्या मतलब कि बी तूने आगे कितने खर्चे दिए, मेरे को जितना तेरे को देना था वो सिर्फ 10,000 रुपए का अमाउंट था। यानी कि बी को हम लोग पे करेंगे किस चीज के लिए, रिवैल्यूएशन के खर्चों के लिए। अगर फर्म ने खुद पे करा होता बेटा, मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में, तो हम लोग टू बैंक अकाउंट करते। बट सिंस फर्म ने ये काम खुद नहीं करा, फर्म ने किससे करवाया, बी से करवाया, तो हम क्या करेंगे, टू बीज कैपिटल अकाउंट। जब भी हम अपने पार्टनर को कोई भी चीज पे करते हैं, फर्म कोई भी चीज पार्टनर को पे करती है, उसके कैपिटल अकाउंट को वो क्रेडिट कर देती है क्योंकि उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। तो यहां पर हम लोग 10,000 से बी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे फॉर द एक्सपेंसेस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार नोट डाउन कर लो। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 37। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसके अंदर आप लोगों से बेसिकली इसने मांगी है जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो काफी कम है, बाकी जो गुडविल से रिलेटेड है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, जनरल रिजर्व, उनसे रिलेटेड है। बट सिंस हमारी वीडियो सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में है तो मैं सिर्फ वो आइटम्स चूज करूंगा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। तो जल्दी से देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगी। देन उसके बाद हमारी बैलेंस शीट के अंदर डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, नॉट अ पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर 36,000 हमारे जनरल रिजर्व में है और बचा हुआ 12,000 हमारा डब्ल्यूसीआर में है। इनमें से कोई भी चीज रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। रिवैल्यूएशन का पार्ट है यहां से लेके यहां तक ये वाली चीज है। आइए जल्दी से, जर्नल एंट्री मांगी है बट उससे पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाऊंगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम कैसे जर्नल एंट्री बनाएंगे वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। अब जल्दी से देखो, ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले देखना, स्टॉक असेट है जिसकी बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू थी वो थी 40,000। अब उसे डिप्रिशिएट करना है हमें 8% से। 8% से डिप्रिशिएट अगर करना है मतलब उसकी वैल्यू कम करनी है, विच इज अ लॉस। तो टू साइड में आप डाल देंगे स्टॉक और 40,000 का 8%, 8 चौक 32, यानी कि 3200 रुपीज हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है क्रेडिटर। क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 900 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी कि 900 रुपए की क्रेडिटर है, अब वो पैसा हमसे नहीं मांग रहे हैं, यानी कि हमारे लिए प्रॉफिट की बात है। और प्रॉफिट की बात है तो हम लोग क्या कर देंगे, बाय साइड में क्रेडिटर, बाय साइड में क्रेडिटर हो जाएगा 900 रुपीज।
देन उसके बाद फोर्थ हमारा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन अमाउंटेड टू 20,000 रुपीज। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम, मान लेते हैं किसी वर्कमैन या एम्प्लॉय को चोट लग गई थी और उसमें हमें उसे 20,000 कॉम्पनसेशन देना है। एक बात रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमेशा हमेशा याद रखना कि बेटा अगर रिजर्व, यहां पे देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपका 12,000 रुपीज है, WCR आपका 12,000 दे रखा है। बेसिकली आप 12,000 का रिजर्व बना के बैठे थे ये उम्मीद करके कि कोई वर्कमैन जिसके चोट लग जाएगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, बट आपको धप्पा लगा और वो क्लेम कितने का आ गया, उससे ज्यादा का आ गया, 20,000 का आ गया। तो जब भी क्लेम ज्यादा होगा रिजर्व से तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तभी सिर्फ आएगा, और कितना आएगा, जितना ज्यादा क्लेम है, यानी कि 8,000 रुपीज यहां पर आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, टू साइड में लिखेंगे क्लेम या फिर प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना, 8,000। तो याद रखना अगर WCR के बराबर या उससे कम है क्लेम तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कभी नहीं आएगा, सिर्फ WCR से जब ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा अमाउंट है वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट बन जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इन्वेस्टमेंट व्हिच इज अ एसेट, जिसकी बुक वैल्यू थी 38,000, उसे रिवैल्यू ऐड करना है 40,000। ऐड जब भी है तो डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 38,000 से 40,000 हो गई है, 2,000 से वैल्यू बढ़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय साइड में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको सिर्फ ये जो लॉस है रिवैल्यूएशन का, बाय लॉस, बाय रिवैल्यूएशन लॉस जितना भी है उसे हम लोग बांट देंगे किसमें, पार्थ में, रमन में और जायशा में। किस रेशियो में बांट देंगे, जो इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है विच इज 5:3:2। 2:5:3 तो न्यू रेशियो है, आपको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटना है, ठीक है ना। अब जरा इसकी जर्नल एंट्री की अगर बात है तो सिंपल, चाहे यहां पर चाहे कोई और आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें जर्नल एंट्री करने का रूल देखो बहुत सिंपल है। जो भी आपकी क्रेडिट साइड में चीजें हैं वो आप डेबिट करते हैं, ठीक है ना। जो भी बाय साइड की चीजें होती है वो आपकी जर्नल एंट्री में डेबिट होंगी, और जिस अकाउंट में ये बाय साइड में लिखी गई है वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसी का उल्टा करेंगे, जो ये टू साइड वाली चीजें हैं वो जर्नल एंट्री में आप टू स्टॉक, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इस तरीके से लिखेंगे, और जिस अकाउंट के अंदर हो रही है आप उस अकाउंट को वहां पर डेबिट कर देंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे क्रेडिटर है तो एंट्री सिंपल हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जितने से भी हुआ है 900 आपने ये बात लिख ली। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए भी सेम कर देंगे, रिवैल्यूएशन लॉस है तो इसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे और टू रिवैल्यूएशन कर दोगे आप। फिर स्टॉक के लिए भी आप ये कर दोगे। लास्ट बस है क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, इसकी एंट्री आप ये नहीं कर सकते हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, आपको इसकी पूरी की पूरी एंट्री करके दिखानी पड़ेगी कि वो मैंने WCR के केसेस में आप लोगों को समझा रखा है। यहां पर जितना भी WCR है वो पूरा का पूरा डेबिट कर दो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, और टू जो भी पार्टनर्स हैं, और नहीं सॉरी ए इसमें हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। रिजर्व हमारा 12,000 का है, पूरा खत्म हो जाएगा। क्लेम हमारा 20,000 का है, जितना क्लेम है वो क्लेम लिख दिया। 8,000 से रिजर्व कम पड़ रहा है तो ये हमने डेबिट कर दिया। इस तरीके से आपको जर्नल एंट्रीज अप्रोच करनी है, बट अगेन ऑब्जेक्टिव अभी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है तो वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। अब आइए जरा, अब हम लोग आगे चलते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जिसमें बैड डेब्ट्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्वॉल्व है। आइए जरा देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 38। मैं फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। आपका क्या कहा गया है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड एट 1 लाख। छूटते ही देखना है कि रिजर्व कितना है। रिजर्व जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 1,30,000। अगर रिजर्व ज्यादा है, क्लेम कम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा, ओके। फिर सेकंड पॉइंट दे रखा है बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 30,000, 30,000 के बैड डेब्ट्स हो गए हैं। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है, हमें मेंटेन करना है एग्जिस्टिंग रेट पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन्ड एट द एग्जिस्टिंग रेट, यानी कि जिस रेट पे, जिस परसेंटेज पे अभी ऑलरेडी बना हुआ है आपको इसी रेट पे मेंटेन करना है बैड डेब्ट होने के बाद भी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी आपको बैड डेब्ट दे रखा हूं तो मैं आपको एक रामबाण इलाज बताता हूं, आपको वो काम करना है। किसी रफ साइड में एक तरफ डेटर लिख लेना,
एक तरफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख लेना। आपके डेटर कितने हैं ऑलरेडी? 4 लाख। प्रोविजन कितना है? 20,000। डेटर लिखे आपने 4 लाख, प्रोविजन लिखे आपने 20,000। जो बेड डेप्ट होता है बेटा, जितना भी बेड डेप्ट है 30,000 है ना, आंख बंद करके 30,000 आप इधर से माइनस करो और 30,000 ही आप इधर से माइनस करो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, बेड डेप्ट की जो एंट्री होती है वो दो एंट्रीज होती हैं। एक होती है बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और दूसरी होती है अगर प्रोविजन बना रखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट्स होता है, इसलिए ये दोनों चीजों को कम कर रहा होता है। पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनो, आपके डेटर कितने के बचे हैं बेटा? 3,70,000 के आपके डेटर बचे हैं। कूल है, बट आपका प्रोविजन 20,000 के लिए था, यानी कि आप जितने डेट्स को आपको डाउट था, आपको सिर्फ डाउट था कि 20,000 के लोग पैसा नहीं देंगे, बट धप्पा लगा आपको कि 30,000 लोगों ने क्या करा? धोखा दे दिया, तो आपका नेगेटिव में 10,000 आ गया। यानी कि ये आपने लॉस को रियलाइज किया है, और ये लॉस आपका कहां पे आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। किस नाम से? टू बेड डेप्ट्स। बेसिकली आप रेडी थे कितने के लिए? 20,000 के बेड डेप्ट्स के लिए। अगर 20,000 तक होता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता, बट जैसे ही 20,000 से ज्यादा हुआ है तो बचा हुआ आपका बेड डेप्ट्स यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना? अब उसके बाद ये तो चलो हो गया, प्रोविजन पूरा खत्म हो गया और ये हमने यहां पर रिकॉर्ड कर लिया। अब प्रोविजन खत्म है हमारा बिल्कुल। अब हमसे इसने क्या कहा है कि आपको प्रोविजन मेंटेन करना है, यानी कि अब आपको दोबारा प्रोविजन बनाना है पुराने वाले ही रेट पे, एग्जिस्टिंग रेट पे। एग्जिस्टिंग रेट है क्या? यहां से पता चलेगा। 4 लाख के डेटर्स पे 20,000 का प्रोविजन है, तो अगर मुझे रेट या फिर परसेंटेज निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल, जितना प्रोविजन है यानी कि 20,000 डिवाइडेड बाय जितने डेटर्स पे प्रोविजन बना है 4 लाख, इनटू में 100% के लिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या पाओगे? इसे पूरा करोगे तो 5% आ जाएगा। यानी कि आपने पहले कितने परसेंट पे प्रोविजन बना रखा था? 5%। तभी तो 4 लाख का 5% 20,000 आया था। 5% पहले भी था, अभी भी आपको 5% मेंटेन करना है, यानी कि दोबारा से प्रोविजन बनाना है। तो 3,70,000 का आप क्या करेंगे? आप 5% निकालेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो गए, 1 2 7 5 35, 15 3 18, 18,500 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 18,500। नाउ अब जो हमारा 18,500 आया है, इतना हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट कर दिया है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमने दोबारा से प्रोविजन बनाया है, इसलिए हमने इसको यहां पर लिख दिया। इसके बाद अगला पॉइंट जो है हमारा, दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द गुडविल, जो कि अगेन रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट आपको जो दे रखा है यहां पर, एक फायर हुई है जिससे आपको लॉस ऑफ गुड्स हुआ है। बेसिकली ये वाला पॉइंट जो है ये गुडविल को इंपैक्ट करेगा, ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सिंपली आप अपना यहां पर रिवैल्यूएशन लॉस निकालना, पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटना, आपकी बात खत्म। बट अब देयर इज अ पॉइंट। पॉइंट क्या है कि अगर जर्नल एंट्री बनानी आ जाती तो इसकी जर्नल एंट्री आम तरीके से नहीं होती। यानी कि बेड डेप्ट्स के केस में आप सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंट्री नहीं कर सकते हो। बेड डेप्ट्स के लिए आपको वो दो एंट्रीज करनी बहुत जरूरी है, और स्पेशली उसके बाद वो तीसरी एंट्री भी होगी। मैं आपको बता देता हूं एंट्री क्या होगी। सबसे पहले बेड डेप्ट होने की जो एंट्री होगी वो होगी बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कि आपके बेड डेप्ट्स ने आपके डेटर को कम करा है। कितने से कम किया है? ध्यान से देखना, 30,000 से। तो जितने रुपए का बेड डेप्ट है आपने उतने से डेटर्स को कम कर दिया। फिर उसके बाद बेड डेप्ट यहां पे डेबिट हुआ है तो अब हमारा क्रेडिट होगा, यानी कि टू बेड डेप्ट हो जाएगा 30,000 से। आपका प्रोविजन ऑलरेडी कितना बना हुआ था? 20,000 का। तो जितना प्रोविजन आपका बना हुआ था उतने से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपका डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपीज से। बचा हुआ जो 10,000 है वो आपको रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा, क्योंकि आप एज लॉस रिकॉर्ड करोगे, तो रिवैल्यूएशन आपका डेबिट हो जाएगा 10,000 से। इसी वजह से हमने यहां पर रिवैल्यूएशन टू बेड डेप्ट के नाम से यहां पर दिखा रखा है। ठीक है ना? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपका प्रोविजन जीरो हो चुका है तो 18,500 का प्रोविजन क्रिएट करेंगे। इसकी तो आप वनीला एंट्री कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 18,500, खत्म। बाकी आप समझदार हैं, आप आराम से कर लेंगे। ये जर्नल एंट्री आप याद रखना, जो हमारा वो नॉर्मल जनरल रूल है कि आप सिर्फ ये डेबिट साइड वाली चीजों को क्रेडिट कर देना जर्नल एंट्री में, जो मैंने रटवा रखा है बेसिकली आपको, ये उसका थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट है। यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको याद कर लेना, आपके लिए काम आएगा। देन इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे रिवैल्यूएशन के वो फंडे क्लियर होंगे जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है ना? ध्यान से देखना,
आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है, बट मैं जर्नल एंट्री ना पास करके मैं डायरेक्टली आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर दूंगा, जर्नल एंट्रीज में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सबसे पहला, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, और बुक वैल्यू कितनी थी स्टॉक की, 54,000। अब देखो स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड था। अंडर वैल्यूड होने का मतलब जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी आपने उससे कम पे रिकॉर्ड कर रखा है, तो सही करने के लिए आपको इसे वापस से बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि स्टॉक एसेट को बढ़ाना है, प्रॉफिट की चीज है। अब आम बच्चा क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो 54,000 का 10% निकालेगा, 5400 आएगा और उतने से बढ़ा देगा, और यहां पर वो गलती कर देगा। बाई चांस अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया तो आपको 5400 का एक ऑप्शन भी दे देगा, तो आपका जो छोटा मोटा डर होगा वो और क्लियर हो जाएगा कि भाई अब तो ऑप्शन भी दे रखा है, मतलब मैंने सही करा होगा, पर आपका गलत होगा। अब यहां पर आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। जब भी आपको अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड दे रखा हो और परसेंटेज के टर्म में दे रखा हो, तो एक सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है। क्या? अगर अंडर वैल्यूड है, अगर अंडर वैल्यूड है तो आपको कुछ नहीं करना, जितनी बुक वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर देना जितने परसेंट से अंडर वैल्यूड है अपॉन में 100 माइनस वो परसेंटेज। सिमिलरली अगर ओवर वैल्यूड है तो सिंपल आपको क्या करना है, जितनी आपकी बुक वैल्यू है वही परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, बस नीचे 100 प्लस परसेंटेज कर देना, पूरा सेम रहेगा, सिर्फ माइनस की जगह प्लस लग जाएगा। अब दिखाऊं आपको कैसे करेंगे। स्टॉक अंडर वैल्यू 10% से है और 54,000 बुक वैल्यू है, तो 54,000 इंटू 10 अपॉन में 100 माइनस 10 यानी कि 90, तो आप ये करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000, यानी कि हमारा स्टॉक बेटा 6,000 से अंडर वैल्यूड था। अंडर वैल्यूड मतलब कम था, अब हम इसको बढ़ा देंगे, तो हमारा अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बाय साइड में, क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है 6,000 से हम लोग बाय साइड में स्टॉक लिख देंगे। देन उसके बाद स्टॉक इज ओवर वैल्यूड है, खत्म, कितने से, 66,000 है, 66,000 इंटू परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस दैट परसेंटेज, तो ये हो जाएगा, ये भी हमारा 6,000 आ गया। अब इसे कम करना होगा क्योंकि ओवर वैल्यूड हो रखा है, टू साइड में स्टॉक डाला, 6,000 से डाला। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। फिर थर्ड और फोर्थ पॉइंट तो भाई बहुत इजी है, वो टू और बाय वाला है, आई थिंक वो बुक वैल्यू से आप कंपेयर करके इजीली निकाल सकते हैं। देन उसके बाद आपका फोर्थ डेटर वाला पॉइंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ध्यान से देखना। डेटर जिसके ड्यू 40,000 के वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट। एक डेटर था जिसपे क्या था, जिसने 40,000 रुपए क्या करा था, 40,000 रुपए पहले उसने बैड डेप्ट कर दिए थे, यानी कि हमें पिछले किसी साल में उसने हमको धोखा दे दिया था और हमने उस धोखे को एज बैड डेप्ट रिकॉर्ड कर लिया था। लास्ट ईयर हुआ था और इसने 30,000 रुपए इस साल पे कर दिए हैं, ध्यान से देखना, पे कर दिए हैं इन फुल सेटलमेंट। कह रहा है कि वैसे तो मुझे 40,000 देने थे पर माफी चाहता हूं मालिक, 30,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा, हिसाब यहीं पे पूरा। अब भाई मरता क्या ना करता, हमें तो जो पैसा मिला वो हमारा प्रॉफिट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बैड डेप्ट रिकवर्ड। बैड डेप्ट रिकवर्ड कितना है, 30,000 का है, तो 30,000 रुपए हम लिख देंगे। सर वो 10,000 का जो लॉस हुआ है, 40 के जगह 30 मिले हैं, भाई वो तो लॉस पहले रिकॉर्ड कर लिया है, आप और कुछ मत करो यहां पर, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। बट इसकी अगर आपको जर्नल एंट्री करनी हुई तो सिर्फ इतनी जर्नल एंट्री नहीं होगी, इसकी दो जर्नल एंट्रीज होंगी। क्या होंगी, पहली होगी पैसा रिसीव करने की एंट्री, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट्स रिकवर्ड, कितने से, 30,000 से, और दूसरी एंट्री बेटा हमारी हो जाएगी बैड डेप्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी हो गई हमारी 30,000 से। लो जी, और ये वाली एंट्री आप देखोगे तो ये वाली एंट्री है, तो ये भी हो जाएगी, बट इससे पहले आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी अगर जर्नल एंट्री मांगिए तो, वरना इस एंट्री को आप रिवैल्यूएशन में दिखा नहीं सकते हो, कैपिटल में दिखा नहीं सकते हो, बैलेंस शीट में दिखानी नहीं होती, तो आपकी इस एंट्री को कहीं दिखाएंगे नहीं अगर जर्नल एंट्री नहीं कही तो, ठीक है ना। अब आइए अगला पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है, एक ओल्ड कस्टमर था जिसका अकाउंट हमने पहले बैड डेप्ट की तरह कर दिया था, मतलब बैड डेप्ट की तरह राइट ऑफ कर दिया था। अब उसे होश आया, ईमानदारी जागी और इसने प्रॉमिस करा है कि वो हमें पे करेगा 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 25,000।
यानी कि उसे पिछले साल 25,000 देने थे और उसने हमें 25,000 का धोखा दिया था, बट इस साल उसने 15,000 का हमें प्रॉमिस कर दिया है कि मैं आपको दे दूंगा। पैसा दिया नहीं है, सिर्फ प्रॉमिस किया है। अब सर प्रॉमिस किया है तो हम इसकी बात को रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल। पहले भी तो सर इसने हमारा प्रॉमिस तोड़ा था, पर भाई बिजनेस में ऐसा ही होता है कि अगर उस बंदे ने प्रॉमिस भी कर दिया है तो भी आप उसको एज असेट रिकॉर्ड कर लोगे। यानी कि आप क्या करोगे, सिर्फ इस साइड में, बाय साइड में आप डेटर की तरह रिकॉर्ड कर दोगे। सर डेटर की तरह रिकॉर्ड क्यों करेंगे? जैसे हमें बाकी लोगों से पैसे मिलने की उम्मीद है, वैसे ही अब इस बंदे से 15,000 रुपए मिलने की उम्मीद बन गई या नहीं बन गई है? बिल्कुल बन गई है। कितने? 15,000। अब बैड डेब्ट रिकवर्ड मत लिख देना, क्योंकि पैसा मिला नहीं है, सिर्फ प्रॉमिस हुआ है। तो इसकी एंट्री सिंपल हो जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि दूसरी डुअल एंट्री का इफेक्ट यहां पर नहीं आएगा। देन इसके बाद एक लाइबिलिटी थी फॉर क्लेम। लाइबिलिटी फॉर क्लेम मतलब हमारी एक लाइबिलिटी थी जो सामने वाला क्लेम करता, इंक्लूडेड इन क्रेडिटर, जो कि क्रेडिटर में इंक्लूडेड था 20,000 रुपए के अमाउंट से। वो हमने सेटल कर दिया बेटा 16,000 रुपीज में। आसान शब्दों में, हम लोगों को किसी को 20,000 रुपए देने थे, बट हमने काफी रिक्वेस्ट करी, हाथ पैर जोड़े, अब वो बात 16,000 रुपए में सेटल हो गई है। हमको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 4,000 रुपए का हुआ है, बात खत्म। क्रेडिटर में इंक्लूडेड था, यानी कि क्रेडिटर कम हुए, तो हम लोग बाय क्रेडिटर लिख देंगे बेटा 16,000 रुपए, ओ सॉरी 4,000 रुपए जितने का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 8th पॉइंट। 8th पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना बेटा। एक आपने कंप्यूटर परचेज करा था, कब? 1 अक्टूबर 2020 को। ये वाला थोड़ा ना सही है, दिमाग लगाने वाला है। एक कंप्यूटर आपने परचेज करा था 1 अक्टूबर 2020 को 40,000 रुपए का, बट आपने उसे ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। यानी कि कंप्यूटर क्या है आपका? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने एक असेट परचेज करी है, बट आपने कहा कि कंप्यूटर तो मैं ऑफिस में यूज करूंगा, तो उसे ऑफिस एक्सपेंस मान लूंगा। यानी कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। अब यानी कि आपको असेट मानना था पर आपने असेट नहीं माना, बट अब आप अपनी गलती को सही कर रहे हो, यानी कि आप अपने वापस से उसे असेट का दर्जा देने वाले हो। तो इससे क्या होगा, आपकी एसेट इंक्रीज हो जाएगी ना, बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, ये आपने परचेज कब करा है? 1 अक्टूबर 20 को। अगर मैं बात करूं 1 अक्टूबर 20, अक्टूबर इज 10th मंथ, आपका ईयर एंड आ जाएगा बीच में, 31 मार्च 21 आ जाएगा इसी ईयर के बाद। आज बेटा ध्यान से सुनो, 31 मार्च 2022 की बात हो रही है, ठीक है ना? 31 मार्च 2022 को हम लोग इसे असेट का दर्जा दे रहे हैं। तो इस दिन तक का इस कंप्यूटर पे जो डेप्रिसिएशन लगा है 10% के भाव पे, वो हम माइनस करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मुंह फाड़ के हम लोग बेटा 40,000 पे असेट थोड़ी ना रिकॉर्ड कर देंगे, हमारी डेप्रिसिएशन भी तो लगी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक का, फिर 31 मार्च 21 से 31 मार्च 22 यहां तक का भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है, देखो 40,000 का 10% लगाएंगे, कितने महीने के लिए? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, यानी कि 6 महीने के लिए। ये हो जाएगा 2000, ठीक है ना? मेथड कौन सा है बेटा? WDV मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू। तो आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा असेट की वैल्यू में से, यानी कि 40,000 में से आप 2,000 माइनस करोगे, 38,000 आपकी असेट की वैल्यू बची इस दिन। अब यहां से लेके यहां तक का डेप्रिसिएशन पूरा 10% अकेन लगेगा, यानी कि इसका 10% कितना हो जाएगा? 3800, ये डेप्रिसिएशन लग गया। अब इस दिन वैल्यू कितनी बची है? 38,000 में से 3800 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 34,200। 34,200 आपकी आज एसेट की एक्चुअली वैल्यू है। तो असेट बढ़ रही है ना, तो बाय साइड में आप कंप्यूटर लिख दो, बाय साइड में कंप्यूटर लिख दिया 34,200 से। और इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहां पे मैंने सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए इस तरीके से अकाउंट में लिखा है। यहां पर बेटा हर पॉइंट की एक सेपरेट जर्नल एंट्री, हर पॉइंट एक सेपरेट क्वेश्चन है, ये रिलेटेड आपस में बिल्कुल नहीं है, मैंने सिर्फ आपको यहां पर दिखाने के लिए करा है, ठीक है? बाकी हर चीज मैंने इससे रिलेटेड आपको करवा दी है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। ओके, देन इसके बाद इसके अंदर क्या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है? नो, आई डोंट फाइंड। हाँ, एक ऑल डेटर्स आर गुड का मैंने आपको पॉइंट करा दिया है, तो उसे दोबारा कराने का मतलब बनता नहीं है, ठीक है? अब देख लो एक बार, यहाँ पे लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना है? 20,000, पर रिजर्व हमारे पास कितना है? 50,000। रिजर्व ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेना देना नहीं है। आगे आइए, इसके बाद हमारा यहाँ पे अब देखो जरा, एक पॉइंट है ये वाला,
6 पॉइंट है बेटा, जरा ध्यान से देखना, 6 पॉइंट आपको मजा आएगा करने में। आपको डेटर दे रखे हैं 40,000 के, ठीक है ना। प्रोविजन आपको कितना दे रखा है बेटा, 1800 का ऑलरेडी बना हुआ है प्रोविजन। आपसे कह रहा है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है बेटा, वो आपका 5% ऑन डेटर होना चाहिए, 5% ऑन डेटर होना चाहिए। 40,000 के डेटर है, बेड डेब्ट है नहीं कोई, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे 40,000 का 5% निकालो, यानी कि 2,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होना चाहिए। ऑलरेडी कितना है बेटा, सिर्फ 1800 है, तो 200 रुपए से हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को बढ़ा देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को बढ़ा देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा किस साइड में चला जाएगा, डेबिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट चला जाएगा बेटा 200 रुपीज से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। उसके बाद उसने कहा है कि हमें एक प्रोविजन और बनाना है बेटा, डिस्काउंट ऑन डेटर से रिलेटेड, जो कि 2% होगा। 2% डिस्काउंट का प्रोविजन बनाना है, यानी कि डिस्काउंट भी एक लॉस है हमारे लिए, खर्चा है, और उसके लिए हमने ऑलरेडी रेडी रहना चाहते हैं, प्रोविजन बनाना चाहते हैं। तो इसको बनाने का देखो मैं तरीका बता देता हूं, सिंपल। जितने आपके डेटर होते हैं बेटा, डेटर है जैसे 40,000 है, अगर बेड डेप्ट होता तो पहले बेड डेप्ट माइनस होता, फिर उसके बाद यहां पे बेड डेप्ट तो है नहीं, यहां पे सिर्फ आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखा है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अभी कितना है, एक्चुअली 2,000 हो चुका है, तो हमारा 38,000 बचा है। तो 38,000 जितना अमाउंट बचा है, इसका आपको बेटा निकालना होता है कितना, 2%। इसका आपने 2% निकाला तो 760, मुझे याद है वैसे तो 760 हमारा आ जाएगा। तो ये भी प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, यानी कि लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 760 हो जाएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया, आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, बस आपको ये वाला काम करना है। ओके, आइए आगे चलते हैं। देन यहां पर बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, वैल्यूड दे रखा है और 20% दे रखा है। अंडर वैल्यूड है तो 20 अपॉन में 100 माइनस 20, यानी कि 80 हो जाएगा। बिल्डिंग कितने की दे रखी है, 6 लाख की, तो 6 लाख इंटू 20 अपॉन में 80 कर दोगे, जितना अमाउंट आएगा उतने से बिल्डिंग को बढ़ा देंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद देयर इज नो पॉइंट, जो मैंने आपको पहले ना करा रखा हूं। फिर इसके बाद देयर इज अनरिकॉर्डेड एसेट, ये देख लो जरा, थर्ड पॉइंट, 1 मंथ रेंट ऑफ 15,000 इज आउटस्टैंडिंग, 15,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट देना था नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग है, तो लाइबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, उसके आप इस साइड में लिख दोगे आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने रुपए से बेटा, 15,000 से। लो जी, हमने कर दिया। उसके बाद ये वाला पॉइंट है जो कहीं ना कहीं बेटा फंसता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनो। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू 8,000, हमने बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम दिया था कितने का, 8,000 रुपए का, वो हमने P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया था, बेसिकली पूरे एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है ना, 8,000 का, ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 21। अब एक बात बताओ, इंश्योरेंस जैसे आपने गाड़ी जब खरीदी है, आप उस टाइम पे इंश्योरेंस कराते हो ना, और उसके बाद क्या करते हो, एनुअली उसको रिन्यू कराते रहते हो हर साल, है ना। अब जरूरी थोड़ी ना आप ईयर एंड पे ही क्या करोगे, इंश्योरेंस करवाओगे, या ईयर की शुरुआत में, ऐसा तो होता नहीं है। तो एक बात बताओ, हमारा करंट ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 21 को हो रहा है। हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल पे करा है बेटा, वो 8,000 पे करा है, बट कह रहा है कि ये 8,000 पूरा इस साल का नहीं है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग फॉलो करते हैं, जितना खर्चा इस साल से रिलेटेड है हम सिर्फ उसको रिकॉर्ड करते हैं, बाकी अगर आपने अगले साल का खर्चा इसी साल पे कर दिया है तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो जाता है, वो आपकी एसेट बन जाती है। ये बात समझ आती है ना, क्लास 11 के बेसिक्स हैं। तो कह रहा है कि 8,000 के खर्चे में से 2,000 का पीरियड आफ्टर 31 मार्च, यानी कि अगले साल का है, तो अगले साल का है, तो यानी कि हमने अगले साल का खर्चा इस साल पे कर दिया, यानी कि हमारी एसेट बन गई है। तो आपको क्या करना है, बाय साइड में सिंपल प्रीपेड एक्सपेंस लिख देना है, या प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना, 2,000, खत्म। ये आपका हो गया। देन इसके बाद भाई एक चीज और देखना जरा, एक ओल्ड टाइपराइटर था बेटा जिसकी वैल्यू 2600 रुपए थी। ओल्ड टाइपराइटर एक एसेट है, वैल्यू 26 रुपए थी, हमने अपनी बुक्स में अपीयर नहीं कर रखा, बैलेंस शीट में कहीं दिख नहीं रहा, अब इसको रिकॉर्ड कर लो, अनरिकॉर्डेड एसेट है, बाय साइड में लिख देना आप ओल्ड टाइपराइटर, बात खत्म। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट इज एन एसेट, आपको यहां पर दे रखा है, अब वैल्यूलेस है,
यानी कि खत्म कर देंगे, तो 2 पेटेंट्स कर देंगे 2000 से। देन उसके बाद एक बार ये पॉइंट देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2000। जब भी बाय है तो कुछ देखना ही नहीं है, उतने से रिड्यूस करना है। तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख देंगे। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, रिड्यूस हो रही है तो प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। लास्ट पॉइंट इज 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। हाँ, हमें अब प्रोविजन, ध्यान से सुनो, 2% डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है क्रेडिटर से। तो क्रेडिटर कितने के हमारे, क्रेडिटर है हमारे 20,000 रुपीज के। ये देखो 20,000 के, 20,000 का 2% आप कर देना 400 आई गेस। हाँ 400, और 400 आप क्रेडिट साइड में लिख देना, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो प्रॉफिट की बात है। सच बताऊं, इतनी स्लाइड्स मैंने रखी थी, और इतने में आई फर्मली बिलीव कि जो वैल्यूएशन के इजी से लेके जो मुश्किल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सारे ही करा दिए हैं। एक आधा जो बचा होगा आप प्लीज मुझसे कमेंट्स में पूछना, मैं इंडिविजुअली उस चीज का आंसर करूंगा और आपको एक एक चीज बता दूंगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा लंबी वीडियो बनेगी तो आप लोगों के लिए अनअट्रैक्टिव हो जाएगी और आप अगेन उसको देखोगे नहीं, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई डाउट आपको हो तो प्लीज मेरे से कमेंट्स में जरूर पूछना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू गाइस। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।